है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जब भी हम बात करते हैं बीमारियों की और ख़ासकर कैंसर की, तो एक डर तो लगता ही है कि भाई कैंसर है, क्या पता क्या इलाज है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या मुश्किलें आती हैं, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो कई सारे सवाल एक साथ अटैक करते हैं आपको जब आप यह सुनते हैं कि आपके किसी करीबी को कैंसर हो गया है या खुदा न खास्ते आपको कैंसर हो गया है। क्योंकि मैं भी कैंसर का एक मरीज़ हूँ और पिछले 3.5 साल से स्टेज 4 के कैंसर के साथ रह रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कैंसर को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में भी हम लोग कैंसर पर ही बात करना चाहते हैं और इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में, जिसे हम छोटा राज्य कहते हैं, सुदूर है, सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं और जो सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो आज के पूरी कार्यक्रम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है, डॉक्टर मुंजेश कुमार सिंह साहब को, जो झारखंड के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पहले भी हम लोगों ने इनसे कई दफ़ा बात की है कैंसर को लेकर, लेकिन आज की बातचीत थोड़ा डिफरेंटली इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनका नाता टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से रहा है। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, ऑन्कोलॉजी की विशेषज्ञता हासिल की और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई देश के रैंकिंग में अस्पतालों में नंबर 1 है कैंसर का। और इसके बाद इन्होंने झारखंड में काम करना शुरू किया, तो न केवल अपना प्रैक्टिस शुरू किया बल्कि कई जगहों पे सदर अस्पताल वगैरह में जाकर लोगों को देखना शुरू किया। और इस वजह से आपको जानकर खुशी होगी कि रांची के सदर अस्पताल में 500 मरीजों की कीमोथेरेपी हुई है मुफ्त में, जो सरकार की योजना है उसके तहत। तो एक बड़ी उपलब्धि है सर, आपको बधाई इसके लिए और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले तो मुझे यही बताइए कि कैसे सोचा आपने, आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थे, आप अच्छा पैकेज है आपका, आपके पास हज़ारों मरीज जिनको आप देखते हैं, फिर ये कहाँ से दिमाग में बात है कि नहीं हमें कहीं जाकर वैसे लोगों को भी देखना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं, इस अस्पताल में जाना चाहिए। ये जैसे आपने बताया कि मेरी ट्रेनिंग टाटा अस्पताल मुंबई से हुई है, तो वहाँ पे 2 तरह की सुविधाएं मिलती हैं, आप जानते ही हैं। वहाँ पे एक जनरल ब्लॉक है, एक प्राइवेट ब्लॉक है। तो प्राइवेट उन पेशेंट्स के लिए है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वैसे ओपीडीज़ को या ट्रीटमेंट को, टेस्ट को, और जनरल पेशेंट्स वैसे होते हैं बिल्कुल पुअर पेशेंट्स होते हैं। तो एक तो कॉर्नर हमारे दिल में हमेशा ही रहता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग से ही था कि लोगों की सेवा करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी तरह है, लेकिन घर को आप घर जाइए तो आपको ये दिमाग में भी होना चाहिए था कि आज आपने कुछ अच्छा काम करके भी वापस आए हैं, कुछ लोगों की आपने मदद की है। तो इससे बेहतर जो इसके लिए सबसे बेहतर कहाँ है? सदर हॉस्पिटल है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि सदर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, सिर्फ ऑन्कोलॉजी की सुविधा, कैंसर की सुविधा उस समय तक नहीं थी। तो मेरे पहल करने पर सिविल सर्जन सर ने और डिपार्टमेंट ने फिर इसको आगे बढ़ाया। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपकी बड़ाई की, हाँ, ट्विटर पे लिखा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कैसे हो पाया सर, इतने 500 मरीजों की कीमोथेरेपी हो पाना आसान नहीं है? नहीं, और भी होगा, 500 मरीज से मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा, लेकिन ऑन पेपर हम लोगों के पास में 500 के पेशेंट्स का रिकॉर्ड रहा है। मुझे लगता है कि 700 के आसपास पेशेंट्स की कीमोथेरेपी हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट में की है। पेशेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, पर डे ऑलमोस्ट 20 के आसपास पेशेंट्स रहते हैं। मैं वीक में 2 ही दिन जा पाता हूँ, बुधवार और शुक्रवार को, और एक दिन में 20 के आसपास पेशेंट आते हैं। महीने में करीब 100 के आसपास पेशेंट्स की कीमोथेरेपी होती है। और लास्ट 9 महीने से मैंने ज्वाइन किया है, तो आसानी से। शुरुआत थोड़ा प्रॉब्लम आया, सिस्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, फार्मेसी की ट्रेनिंग, इन लोगों को थोड़ा सा वैसा ट्रेन करना। कैंसर एक बिल्कुल ही नया डिपार्टमेंट है, दवाइयाँ बिल्कुल अलग होती है बाकी डिपार्टमेंट से, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो गया। तो ये दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं उसमें, या दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं? नहीं, सारी दवाइयाँ मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के अंदर में मिलती है, दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही 5,000 मरीजों का करिए और ये संख्या और बढ़े और लोगों को फ़ायदा हो। दूसरा मैं जानता हूँ, आप मेरे भी डॉक्टर हैं, आप मुझे देखते रहते हैं, मैं जब भी बीमार हुआ आपने मुझे ठीक किया और चल ही रहा रिश्ता अपना, और रिश्ता बन जाता है कैंसर के डॉक्टर से। जी। आप यहाँ मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, फिर आपने एक मुंबई कैंसर सेंटर भी अपना खोला, अपना अलग क्लिनिक। जी। तो इन दोनों में क्या क्या काम होता है? तो मैं जब आया मुंबई से लौटा तो रांची में कुछ वैसा करने को था नहीं, सिर्फ एक HCG कैंसर हॉस्पिटल था जहाँ का सेटअप मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। तो फिर मैंने ऑप्शन एक ढूंढा कि और कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर की सुविधा उपलब्ध करा दी जा सकती है। तो मेडिका हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे भी मैंने बिल्कुल फ्रेशली डिपार्टमेंट शुरू किया 2021 में, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ हॉस्पिटल के साथ में। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, वहाँ भी पेशेंट्स को हम लोग सपोर्ट दे पाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी एक 3 साल की बच्ची एडमिट है, 4 साल की बच्ची एडमिट है, काफ़ी गरीब है, वो हैं आई थिंक कोडरमा से, और उनके पास अगेन सिर्फ 15 से 20 हज़ार के आसपास ही खर्च था। तो मैं बोला ठीक है, जो आपके पास है, आप ब्लड कैंसर की बच्ची है वो, उसको हमने एडमिट किया, 7 दिन से वो एडमिट है हॉस्पिटल में, और उसका सारा ट्रीटमेंट का खर्च या तो अस्पताल या तो जैन समाज या तो पर्सनली मैं उठा रहे हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन का और ट्रीटमेंट का सब कुछ। अभी तक बच्ची जब आई थी तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, अभी 7 दिन के बाद कल हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आगे का ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो उसके अलावा मैंने एक डे केयर सेंटर शुरू किया जहाँ पे बहुत लोग हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास, जिनके पास में इंश्योरेंस नहीं है या फिर आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो ऐसे मिडिल क्लास पॉपुलेशन, उनके लिए डे केयर थेरेपी है। तो वहाँ पर आप आइए, बहुत ही कम कॉस्ट में कीमोथेरेपी हो जाता है। मुंबई कैंसर सेंटर? जी, मुंबई कैंसर सेंटर जो में, मालाबार एनक्लेव में है। मालाबार एनक्लेव बरियातू में स्थित है, बरियातू वहाँ में। पे। तो वहाँ का अगर कॉस्ट आप देखेंगे, लाइक TMH मुंबई का जो मेडिसिन का कॉस्ट है, ऑलमोस्ट MRP पे मैं 40-50% डिस्काउंट। अभी मैंने दवाइयाँ मंगवाई हैं डिस्काउंट पे आपके यहाँ से हाल ही में। मैं ये भी हम लोगों ने कैंसर पे बहुत बात की है पहले के प्रोग्राम्स में, रिसर्च पे, थेरेपीज़ पे, तरीक़ों पे। आज थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ हुआ। मैं जानता हूँ कि आपकी जो मिसेज हैं वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडियोथेरेपी में उनकी विशेषज्ञता है, और आपकी बेटी हुई तो उन्होंने तत्काल अपनी नौकरी को छोड़ा उनकी उसको देख उसके केयर के लिए। तो मुझे ये बताइए कि ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, एक ऐसी बीमारी का इलाज करना है जो डरा देता है लोगों को सुन के। सही बात है। तो MBBS तक ना आप अगर देखेंगे हॉस्पिटल, MBBS तक की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, उसमें हमारा इतना एक्सपोजर ऑन्कोलॉजी को लेके होता नहीं है, क्योंकि मेरी MBBS तक की पढ़ाई बिहार में हुई है। तो बिहार में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अच्छा कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता था, तो हमारी पोस्टिंग भी नहीं हुई। 2012 तक तो और भी बुरा हाल था कैंसर को लेकर। तो ये एक बड़ा ही नया डिपार्टमेंट था, इसमें आगे बहुत कुछ करने के लिए था, इसलिए मैंने MD में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लिया, और उसके बाद फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी की भी पढ़ाई की टाटा अस्पताल मुंबई से। मेरी वाइफ पैथोलॉजिस्ट है, उसने सफदरजंग से पैथोलॉजी किया, और फिर बाद में फेलोशिप ऑन्कोपैथोलॉजी में टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से की थी। तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी न्यू था। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह नाम? हाँ, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह उनका नाम है जी। तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी नया था, और इसमें आगे बहुत कुछ करने का एक स्कोप था, जो कि उस समय तक वही होता है ना, आप जब कहीं ज़मीन खरीदने जाते हैं तो आप बहुत ही दूर दराज इलाकों में जाकर ज़मीन खरीदते हैं, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर बाद में, कि शायद बाद में इसका रेट जो है बढ़ेगा। तो यही था, मैंने उस समय मुझे लगा कि शायद ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि अनटच्ड है, इस पर अगर ग्रो किया जाए तो काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। एक सुझाव और दीजिए, जैसे कि झारखंड है, मुझे अपील करता है यहाँ की सरकार का, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब का अप्रोच टुवार्ड्स कैंसर पेशेंट्स की कैंसर योजनाएं अच्छी हैं और वो करते हैं, और क्या किया जा सकता है। जैसे सर अस्पताल में आप लोगों ने किया, अभी मैं अखबार में पढ़ा था कि डिम्स में भी वो लोग सोच रहे हैं कुछ उसको एक्सटेंड करने का, और क्या हो सकता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में झारखंड? मुझे क्या लगता है सर, एक जो चीज़ें लैकिंग है, जैसे ऑन्कोलॉजी में 3 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो मैं करता हूँ, कीमोथेरेपी देना बहुत ही आसान है, एक थोड़ा सा वार्ड बना दिया, डे केयर सिस्टम बना दिया, पेशेंट आए कीमोथेरेपी लेके चले गए। सर्जरी के लिए तो सेम OT लगता है, ऑपरेशन थिएटर में आप सर्जरी किए, काम हो गया। ये दोनों सुविधा सदर अस्पताल में अभी जो CM सर के हेल्प से वो उसको शुरू कर दिया गया है। तीसरा जो रेडिएशन थेरेपी होता है ना, वो बड़ा ही एक कम्बरसम ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। एक अगर रेडिएशन ब्लॉक हमें अगर बनाना हो तो कम से कम 30 से 50 करोड़ के आसपास का खर्च आता है।
जैसे मेडिका अस्पताल चाह रही है रेडिएशन डिपार्टमेंट बनाना, क्योंकि उनके पास में नहीं है, तो वो एक जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, वो गवर्नमेंट सेटअप पे नहीं है हमारे पास में। रिम्स में है, लेकिन रिम्स में आए दिन मशीन ख़राब होने की वजह से ट्रीटमेंट तरीके से नहीं हो पाता है। नई मशीनें जो और बेहतर मशीनें हैं, जैसे कि कन्फॉर्मल रेडिएशन, वो नहीं हो पाता है रिम्स में। तो एक थोड़ा सा गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि आगे आकर रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट यूनिट को बनाने के लिए थोड़ा आगे आना चाहिए। जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल स्ट्रगल कर रही है रिगार्डिंग लैंड, ज़मीन नहीं मिल पा रहा है हमें। वी आर रेडी टू बिल्ड अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए रेडी है, लेकिन वो हमें लैंड नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे अगर कुछ हमें मतलब गवर्नमेंट हेल्प करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ना। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हम आश्रित नहीं रह सकते। तो हर हॉस्पिटल के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक लिमिटेशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि सब लोग जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और थोड़ा बेटर होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को आगे आके। मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट थे अमित मिश्रा, और उनको डॉक्टर ने रेडिएशन का सजेशन दिया था उनको बीमारी के प्रोग्रेशन के बाद, और वो मशीन तब एसएजी में ख़राब थी, उनका रेडिएशन नहीं हो पाया और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई पहले। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मुद्दा आप उठा रहे हैं। एक और बात मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम कीमोथेरेपी की फैसिलिटी को लेके बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग ट्रैवल करते हैं सिमडेगा से, गुमला से, तो क्या ऐसा इंतज़ाम आसानी से किया जा सकता है कि जो सदर हॉस्पिटल्स हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ भी इस तरीके की ट्रेनिंग दे के कीमोथेरेपी कम से कम शुरू करा दी जा सके? बिल्कुल कराई जा सकती है। लोकल लेवल पे अगर कोई मेडिकल ऑफिसर्स हमारे अंदर ट्रेनिंग लें, और जो बेसिक कीमोथेरेपी जिसमें रिएक्शन होने के चांसेस कम है, वो बेसिक कीमोथेरेपी आप जो है वहाँ पर ले सकते हैं। ये मॉडल हमने बिहार में शुरू किया था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मुजफ्फरपुर में थे, जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल का एक जो ब्रांच खुला था, उसमें जब मैं वहाँ पे था, तो ये प्लान हमारा चल रहा था कि ऑलमोस्ट 30 के आसपास या 28 डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल लेवल पर जो है डे केयर सेंटर खोलने का। तो ये एक अच्छा पहल है, ये अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान स्कीम है, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो है ना अभी आयुष्मान बेनिफिशियरी है हमारे स्टेट में, तो बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है। मुझे क्या लगता है, आयुष्मान स्कीम का ना थोड़ा रिवीजन होना चाहिए रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे सर आपको पता है, आपने जो पेमेट्रेक्सेट कीमोथेरेपी लिया, आपने लिया है करीब 3 साल के आसपास। आयुष्मान स्कीम में अगर हम जाएंगे ना, कुछ कीमोथेरेपी 6 से 8 साइकिल के बाद में स्टॉप कर दी जाती है, उसके बाद उसका अप्रूवल नहीं आता। जैसे ट्रास्टुजुमैब नाम से एक दवाई है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में करीब 1 साल तक लेना चाहिए सर्जरी के बाद में। अगर स्टेज 4 कैंसर है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आयुष्मान में 8 साइकिल के बाद में ये बंद कर दी जाती है। तो इस पे थोड़ा संशोधन होने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होता है, पेशेंट को 8 साइकिल के बाद में ट्रीटमेंट मिलना बंद हो जाता है, वो ड्रग पार्टिकुलर ड्रग नहीं मिल पाता है। ये आपसे मेरी बात हुई थी, मुझे याद है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी, और वो छपा भी था अखबार में, तो मैंने इसका जिक्र किया था। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना है, कब से उसके तहत ये मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में तो बहुत अच्छा है सर, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें जो फंड आ जाता है तो आप पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन मुझे लगता है सर, जैसे अभी आयुष्मान भारत जो है मुख्यमंत्री आई थिंक आयुष्मान भारत योजना है अभी, जी। तो सारे स्टेट्स के पास में मुझे लगता है अथॉरिटी है। जैसे मैं एक डॉक्टर साहब से गाजीपुर में मिल रहा था, एक गोरखपुर में, तो आई थिंक यूपी में कुछ आयुष्मान में कुछ संशोधन किए गए हैं रिगार्डिंग पेमेंट्स को लेकर के भी, और ये प्रोटोकॉल्स को लेकर के भी। तो मुझे लगता है अगर इस पे थोड़ा सा किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रोटोकॉल का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी बीमार हो जाता है तो फिर वो कहाँ प्रोटोकॉल में उलझेगा, वो तो इलाज कराएगा ना। गिर गया तो पहले खड़ा होना चाहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि थोड़ा आपके प्रोफाइल में ही आते हैं कि जैसे आप आए मुंबई छोड़ के, बड़ा करियर था आपका, बड़े अस्पताल में आप थे, आपकी मिसेज़ भी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जी में वहाँ थी, आपने फिर रांची चुना। ठीक है, आपका वास्ता झारखंड से है, आपके मदर फादर और जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो भी यहाँ रहते हैं, ये ठीक बात है। फिर भी एक बड़ा निर्णय नहीं था कि हम मुंबई छोड़ के फिर रांची जा रहे हैं, और क्या होगा? सर ये तो था, क्योंकि मेरी एमडी हुई दिल्ली से, तो मैं 4 साल दिल्ली में रहा, फिर 4 साल मुंबई, 8 साल बाहर मेट्रोज़ में रहने के बाद में एक 2T और 3 टियर सिटी में आकर कर बसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक रांची में जैसा था सर, वो लगाव तो था शुरुआत से। मेरी स्कूलिंग डीएवी शामली से हुई थी 2004 में, तो एक लगाव उस समय से ही था, बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे रांची जाना है, मुझे रांची में बसना है। अब तो क्या योजना है आपकी आगे? नहीं, मैं रांची में कंटिन्यू करने वाला सर, मैं कहीं मूव नहीं करने वाला हूँ, इधर ही कंटिन्यू करना जब तक। अच्छा, और जो
देखिए कई तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट है जो पैसे दे सकता है, लेकिन मैंने अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक ऑफिसर को कहा है, झारखंड के एक अच्छे ऑफिसर को, कि आपको दिमाग अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो ईश्वर न करे आपको कैंसर हो जाए, 1 दिन में बीपीएल में आप आ जाएंगे और आप फाइल्स रोकते हैं मरीजों की। तो खैर एनीवे, तो जो कॉस्ट का मामला होता है कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट में, ये इस कॉस्ट का मैनेजमेंट और किस किस तरीके से किया जा सकता है कि आदमी इलाज करा ले? 2-3 चीज़ें सर, आज की डेट में थोड़ा सा कोविड के आने के बाद में लोग थोड़े सतर्क हुए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो आज एक बेटर चंक ऑफ पेशेंट के पास में हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सेकंड हमारे पास में जो हेल्प होता है वो गवर्नमेंट स्कीम्स ही होते हैं, या तो सीएम फंड या तो प्रधानमंत्री योजना जो भी है उनके थ्रू। अदरवाइज़ और अभी तो हमारे पास में इन योजना और इंश्योरेंस के अलावा कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, जो आप मुंबई में जाते हैं तो आपको मिलता है, ट्रस्ट हैं बहुत सारे, वो झारखंड बिहार में तो नहीं है सर। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करना। अच्छी बात ये है सर कि एक बेसिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुष्मान भारत योजना चाहे सीएम फंड में एक अच्छा अमाउंट ऑफ मिल जाता है, जिसमें हम पेशेंट का अच्छा उपचार कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में जो पेशेंट का सीटी स्कैन, बायोप्सी और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं उनको कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। अगर हम हॉस्पिटल से थोड़ा सा डिस्काउंट मांगें और पेशेंट थोड़ा सा बियर कर ले तो हो जाता है। मोस्टली 95% पेशेंट्स में जो है ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं आती है और योजना का आराम से फ़ायदा उठा पा रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि मिथ्स हैं बहुत और फैक्ट्स हैं। कई बार क्या होता है कि जब बीमारी जब तक इलाज चल रहा है तो ठीक है, अच्छा है डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जहाँ पे जाके डॉक्टर एक एंड पे पहुँचता है प्रोग्रेशन के बाद कि नहीं अब इलाज नहीं है, आप इनकी देखभाल करिए, तो फिर वहाँ से डेविएशन होता है। कोई कहीं जाता है आयुर्वेद, कोई होम्योपैथी, कुछ अल्टरनेट खोजता है। वैसे मरीज को क्या सजेस्ट करेंगे आप कि वहाँ पे क्या, जैसे मुझे मेरी बीमारी प्रोग्रेस कर गई है, मैंने कोई अल्टरनेट नहीं खोजा है, मैं कभी खोजूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस अल्टरनेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप समझाएंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा कि क्या उपाय है आफ्टर प्रोग्रेशन। आफ्टर प्रोग्रेशन जैसे कि सर आपके केस में आफ्टर प्रोग्रेशन बहुत सारे कैंसर्स में तो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन ट्रीटमेंट आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे आप में हुआ कि उसमें स्मॉल सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इतना अजीब और रेयर इवेंट सब में नहीं होता। पेशेंट्स मान लीजिए लंग कैंसर का एग्जांपल लेते हैं, कीमोथेरेपी लिया, प्रोग्रेस करके सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी, थर्ड लाइन कीमोथेरेपी, फोर्थ फिफ्थ भी कई बार इतने सारे पेशेंट्स भी कीमोथेरेपी लेकर के आगे का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। ये सर चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो आप बोल रहे हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में जाना, ये तो वो जो डर होता है सर ट्रीटमेंट के समय या फिर प्रोग्रेशन के बाद जो डर होता है, वो डर तो ऑब्वियसली सिर्फ पेशेंट ही झेल सकता है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स। मैं यहाँ बैठ करके कुछ भी बोलूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक डरा हुआ आदमी सर वो ऑप्शंस ढूंढता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऑब्वियसली ढूंढना चाहिए। लेकिन रिसर्च अभी तक तो यही कहती है कि बाकी पद्धतियों में अभी तक कैंसर का ट्रीटमेंट उतने अच्छे से हम लोग नहीं जान पाए हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, कुछ भी हो। क्योंकि रिसर्च एलोपैथिक में रेगुलर बेसिस पे हो रहे तो हम कैंसर के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है सर, अगर पेशेंट प्रोग्रेस करता है तो डेफिनेटली उनको बाद में अगर हमने बोल दिया, लाइक आपके केस में अगर हमने बोल दिया कि सर अब और आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है, तो आप ऑब्वियसली सर आपको लगता है कि नहीं एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आयुर्वेद होम्योपैथ ट्राई करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक जो फैक्ट है वो यही है कि बाकी पद्धतियों में अभी तक जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में उतना अच्छा पता नहीं है हमें। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जब भी मैं सर वो फार्मा कंपनीज के लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि आप बोलते हैं प्राइस को लेके ठीक है, अच्छी बात है, बट गवर्नमेंट्स नॉट केवल भारत की बात नहीं है, दूसरे देशों में भी गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती नहीं है, चाहती कि फार्मा कंपनी ट्रायल्स कराएं, वही रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट उन्हीं का हो और फिर वो दवा भी बना के लाएं और सस्ती भी लाएं। तो ये कैसे मोटिवेशन होगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, एटलीस्ट अमेरिका या जिनके पास पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, हम भी बहुत ख़राब इकोनॉमी नहीं है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट हो ताकि हम कैंसर का पूरा इलाज ढूंढ पाएँ। ये आपको कितना वक्त दिखता है आपको ये सब कुछ हो पाने? ये सर क्या आप ये समझिए ना कि हम जीडीपी का कितना परसेंट सिर्फ हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं। हम हेल्थ सेक्टर में सर कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, हम रिसर्च की बात ही छोड़िए, हम तो रिड्यूस कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ सर, हम रिसर्च की बात छोड़ दीजिए, आप बेसिक केयर में, बेसिक ट्रीटमेंट में आप कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं।
तो जब आप उतना आप कम ही कर रहे हो तो आप रिसर्च में क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सर अभी तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव साइन है। इंडिविजुअल लेवल पे लाइक टाटा कैंसर हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जो CRSF है, आपको पता ही है, वो लोग हैं, कुमार प्रभाष सर की जो टीम है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर जो स्टडीज़ कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन वही लोग कर पाते हैं सर, और उनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अगर आपको बढ़ावा दे जाए, कि मुझे अगर बोले कि डॉक्टर गुंजेश आप सदर हॉस्पिटल में ये रिसर्च करो, हम आपको इतनी फंडिंग देंगे। लाइक गॉल ब्लैडर का कैंसर झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या ट्रीटमेंट और किया जा सकता है। अगर सर आप मुंबई में जाकर देखेंगे तो झारखंड बिहार के 90% पेशेंट्स जो है ना वो गॉल ब्लैडर और कोलेंजियोकार्सिनोमा से ग्रसित आपको इधर के ही लोग मिलेंगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड के। तो गवर्नमेंट को आगे आकर के अगर इस तरीके से करें सर, तो बिल्कुल हम लोग रेडी हैं, डॉक्टर्स रेडी हैं, इंस्टीट्यूशन रेडी है फॉर। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि ठीक है पेस्टिसाइड्स हैं, ये हैं, वो हैं, कई सारी लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं जी, किसकी जी। वजह से कैंसर होता है, और कई बार कोई कारण ही नहीं होता है। जैसे मैंने कभी सिगरेट पी नहीं, मुझे लंग कैंसर हुआ। जी। तो एक सर्टेन पॉइंट क्या है जहाँ पे जाकर आदमी समझे कि नहीं ये वाला काम नहीं करना है, इससे हम कैंसर से बच सकते हैं। एक साइंस की एक लिमिटेशन है सर। हम लोग जो अभी तक समझ पाए हैं, पढ़ पाए हैं, वो यही है। कुछ कुछ चीज़ों का कारण तो पता है, लाइक टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये तो नहीं करना चाहिए जो हमें पता है। कुछ कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक पैसिव स्मोकिंग। अगर मेरा बाजू वाला डॉक्टर साहब पीता रहेगा सिगरेट तो मुझे भी रिस्क है, तो एक सेकेंडरी स्मोकर के हिसाब से मुझे भी रिस्क है फॉर लंग कैंसर। जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आज अगर रोड पे चल रहा हूँ तो मैं इनहेल कर रहा हूँ वो स्मोक को। तो ये सब रीज़न है सर, जो अभी कोल है, स्मोक है, बहुत सारे आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कुमार सर का जो एक आर्टिकल आया है, उसमें पूरा रिस्क उन्होंने जस्टिफाई किया है कि कैसे नॉन स्मोकर्स को भी जो है वो लंग कैंसर अभी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और यंगर पेशेंट्स में दिख रहा है। पहले तो ओल्ड एज में लंग कैंसर देखने को मिलता है, यंगर पेशेंट्स में दिख रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं सर जो हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो लांसेट ने छापा है, जी। जिसमें भी कोऑथर हूँ, जी, के साथ बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि वो अच्छा टाइम्स ने उसको छापा है। अच्छा, एक जो खाने पीने को लेके चीज़ें लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि चीनी मत खाओ, गौमूत्र पी लो, ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं। जी। तो क्या फैक्ट है ये एज ए डॉक्टर? मतलब मैं आपसे ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डॉक्टर के तौर पे पूछ रहा हूँ कि एक डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। चीनी नहीं खाना चाहिए, ये तो मिथ है सर। ऐसा नहीं है कुछ भी फैक्ट कि मैं शुगर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो मेरा कैंसर से शुगर एक्स्ट्रा लेकर के वो ग्रो कर जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम शुगर नहीं भी लेंगे तो मेरे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो डिजोल्व करके नया शुगर बनाएगा, और वो शुगर कैंसर सेल्स लेंगे। तो ये बिल्कुल मिथ है कि शुगर एक्स्ट्रा खाने से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो बिल्कुल आप शुगर ले सकते हैं, नंबर 1। गौमूत्र का आइडिया सर मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस आयुर्वेदिक चीज़ों में नहीं घुस सकता। लेकिन मेडिकली अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या कोई एविडेंस है, नहीं है। तो मेरे को अगर आप लेंगे, मतलब मेरे से पूछा जाएगा आप लेंगे क्या, नहीं, मैं नहीं लूँगा। मैं भी नहीं लेता। हाँ, मुझे मेरे दोस्त ने भेजा, मैंने उनको भेज इसका दिया। कोई अभी तक सर कोई ऐसा फैक्ट मुझे नहीं पता, तो मैं पर्सनली तो नहीं लूँगा। दूसरा सर कि आप खाने में क्या लेंगे। ऑब्वियसली सबका वही कहना है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉर्मल खाना, जो इंडियन जो डाइट है वो बेस्ट डाइट है। उसमें सब कुछ आता है। आप दिन में चावल खाते हैं, रात में रोटी खाते हैं, साथ में आप सब्जी दाल लेते हैं, आप प्रोटीन, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ आप ले रहे हैं। तो जो हम जो बचपन से खाते चले आ रहे हैं वो बेस्ट है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। रिफाइंड खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आज की डेट में सर सब लोग खाते, मैं भी खाता हूँ, बोलने के लिए तो बोलते ही हैं, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, और जो रिफाइंड मैदा है, ऑयल्स, बटर, जो ये सब है, घी बहुत अच्छा है, जो घर में निकाला हुआ घी आप वो खाइए, बेस्ट है सर। ये सब चीज़ें लेना चाहिए, डाइट है। हम सारे पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि सर क्या मछली खा सकता हूँ, बिल्कुल खा सकते हैं। चावल खाने से बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बैगन खाने से बढ़ जाएगा, हमारे एरिया में है सर, बैगन खाने से, कटहल खाने से लोग बोलते हैं कि ये वो एक टर्म यूज़ करते हैं, बैयाहा होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पचता है, आप जो ले सकते हैं बिल्कुल लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और आप सब कुछ खा सकते हैं। तो फिर ये क्रिकेटर्स को, युवराज सिंह को हो गया,
लांस आर्मस्ट्रॉन्ग को हो गया, साइकिलिस्ट थे, ये सब क्यों होता है? सर ये जो युवराज सिंह को जो सेमिनोमा हुआ है और उसका सर अभी तक कोई भी रिस्क फैक्टर पता नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। ब्लड कैंसर का कोई रिस्क फैक्टर यूजुअली नहीं होता। आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से कैंसर हो गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो चेंजेस होने के लिए आपने कुछ अलग से एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ किया है। लाइक अगर बॉडी में मेरे म्यूटेशन हो रहे, चेंजेस आ रहे हैं और मैं स्मोकिंग की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी बॉडी में डेली रैपिडली सेल डिवाइड कर रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। इसमें अगर कोई एक सेल भी खराब हुआ तो उससे वो कैंसर डेवलप कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का सर कारण नहीं पता है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो नोन चीज़ें हैं सर, उसको तो हमें अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अब मेरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। जी। कैंसर से कोई सवाल नहीं है, सवाल आपके बारे में है कि अगर आपको अनुकूल लगे, आप कंफर्टेबल हों, जी। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए। आईएएस बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बन गए, थोड़ी ये कहानी बताइए। तो सर ये थोड़ा सा तो लगता है कि आज की डेट में अगर मैं घर से हॉस्पिटल की तरफ निकलता हूँ, मैं बरियातू में ही रहता हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ सर, जो आज की डेट में, क्यों मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ ट्रीटमेंट करना है। लेकिन मैं आज भी निकलता हूँ बरियातू से 2 किलोमीटर के रास्ते में मुझे रोड ख़राब मिलता है, मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, मुझे बिजली की तारें रोड पे गिरी हुई मिलती हैं। रोड के चारों तरफ देखेंगे कि जो रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, आप अगर कभी जाएंगे सर तो 7th एडवेंटिस्ट स्कूल जो है बरगही चौक पे, पहले वहाँ पे एक भी रेडी वाला ठेला वाला नहीं होता था। आज के डेट में वो कम से कम 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग चुकी है सब्जी वाले की। तो ये देख के मुझे ना एक अंदर से बहुत ही गुस्सा आता है कि काश मैं एडमिनिस्ट्रेशन में होता तो मैं ये चेंज करता ज़रूर। ये मेरे है कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रहता तो इसको मैं पूरा बदल सकता था। तो ये थोड़ा लगता है सर कि शायद क्योंकि सोसाइटी आपके हाथ में नहीं है बदलने का। आप ठीक है पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो एक सर वो तो अंदर में अभी भी, तो मेरी जो बच्ची है मैं उसको चाहता हूँ कि वो डॉक्टर नहीं बने, वो आईएएस ऑफिसर और यूपीएससी निकाले, जो मेरी वाइफ नहीं चाहती है। इस पर करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो और काफ़ी अच्छी बातचीत रही जी। और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी बातचीत करें। जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोगों ने की है इससे आपको जानकारी मिली होगी। कैंसर को लेकर घबराना नहीं है, एक तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। खुदा न खास्ते किसी को हो जाता है तो सपोर्ट करिए, मदद कर सकते हो तो मदद करिए, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो। और अस्पतालों में फैसिलिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाइए और सरकार पर यह दबाव बनाइए कि अस्पतालों में किस तरह की फैसिलिटीज़ हों ताकि मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़े। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।